लास्ट क्लास में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता चुका था ऑलरेडी ब्रेसेनहेम्स एल्गोरिदम के रिगार्डिंग। तो पूरी क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उनको ब्रेसेनहेम्स एल्गो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट अभी है माइंड में तो आप क्लियर कर लो कि सर हमको ये डाउट है ब्रेसेनहेम्स एल्गो से रिलेटेड, तो अपन उसको क्लियर कर लेते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि मैं आपको ब्रेसेनहेम्स एल्गो पढ़ाऊंगा और उस ब्रेसेनहेम्स एल्गो में मैं आपको बता दूंगा कि भाई किस तरीके से अपन काम करेंगे। मतलब अभी पहले एग्जांपल लेके काम कर लेंगे अपन। देखो ब्रेसेनहेम्स में किसी को कोई डाउट है तो आप क्लियर कर लो, कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़े ब्रेसेनहेम्स एल्गोरिदम में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको पॉइंट्स निकाल के बताऊंगा, उसके बाद मैं प्रोग्राम बनाऊंगा। ठीक, ध्यान से समझो। मान लीजिए ये एग्जांपल नंबर 1 है और इसमें लिखा है कि फाइंड ऑल द कोऑर्डिनेट ऑफ लाइन बिटवीन 2,3 to 7,8 using ब्रेसेनहेम्स लाइन एल्गो। इस एल्गोरिदम का यूज करके मेरे को सारी कहानी बता गई। सॉल्यूशन देखेंगे। आप सबको पता है कि x1 जो है वो 2 है, x2 की वैल्यू 3 है, सॉरी x2 की वैल्यू 7 है, y1 की वैल्यू 3 है और y2 की वैल्यू 8 है। तो यहाँ से मुझे पता है क्या करना है। मुझे पता है कि भाई dx जो आता है वो क्या आता है, x2 में से x1 माइनस करके आता है, तो 7 में से 2 माइनस करने पे 5 आ जाएगा। और dy जो है वो मुझे पता है y2 में से y1 माइनस करने पे आएगा, मतलब 8 में से अगर मैं माइनस कर दूँ 3 तो रिजल्ट आ जाएगा ऑल्सो 5। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। फिर एक चीज और मैं देखता हूँ कि मेरे को निकालना होता है ds। तो ds मैं जानता हूँ 2 dy है, तो मतलब 2 5 10 हो गया ds की वैल्यू। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? अगर कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं तो आगे समझो। अगर कोई डाउट तो आगे बहुत ध्यान से समझो। इस चीज को क्या मैसेज आया? हाँ, तो समझेंगे आगे इस बात को बहुत ध्यान से। बहुत ध्यान से समझना आप लोग। ds के बाद मुझे जो फाइंड करने का है वो आप सबको पता है कि ds के बाद में हम लोग dt फाइंड करेंगे। और dt का जो फॉर्मूला होता है वो होता है भाई 2 dy माइनस dx। तो ये जगह 2
5 माइनस 5 मतलब 0, डी टी की वैल्यू। और डी जो है वो होता है 2 dy माइनस डी एक्स। तो मतलब 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 5 यानी 5 आ गया डी की वैल्यू। तो पूरी क्लास में अगर यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो वो पूछो, किसी को कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर लो। मैसेज है बहुत सारे, नहीं सब क्लियर है। ओके, आगे समझेंगे। ओके क्लियर है ना, आगे सुनो। मैं अभी वीडियो ऑन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, आप लोगों को ऑडियो में प्रॉब्लम हो जाए ना हो, इसलिए मैं अभी वीडियो ऑन नहीं कर रहा। ठीक, आगे समझो। आप सबको पता है गाइस कि अब मुझे क्या करना है। सबसे पहले मुझे कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो मैं इधर साइड में कोऑर्डिनेट के लिए टेबल बना देता हूँ। तो आपको पता है कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। तो पहला कोऑर्डिनेट हो गया 2,3। और आपको पता है कि इफ d लेस देन 0, अभी तो d क्या है, ग्रेटर देन 0, अभी d क्या है, ग्रेटर देन 0। तो जैसे ही d ग्रेटर देन 0 है, तो आपको पता है d ग्रेटर देन 0 में क्या होगा, बता सकते हो? d ग्रेटर देन 0 में क्या होगा? आपको पता है d ग्रेटर देन 0 में x का भी इंक्रीमेंट करते हैं और y का भी इंक्रीमेंट करते हैं, और जो नया d आता है उस d को क्या लिखते हैं, d प्लस डी टी, और डी टी की वैल्यू को 0। तो मतलब d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 प्लस 0 मतलब 5। तो अभी क्या है, d वापस ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 इसका मतलब क्या होगा, x में भी इंक्रीमेंट y में भी इंक्रीमेंट हो जाएगा। और d कैसे बनेगा, वही d प्लस डी टी, तो वापस 5 प्लस 0। तो हमेशा ही क्या रहेगा, d 0 से बड़ा रहेगा अभी के लिए, और ये इस तरीके से एक एक इंक्रीमेंट होता चला जाएगा, 5,6, 6,7 और 7,8। जैसे 7,8 पे आ जाएंगे मैं स्टॉप कर दूंगा, यहाँ से मेरा लूप स्टार्ट होगा, और जैसे एंडिंग कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे मेरा लूप बंद हो जाएगा, और ये वो सारे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे जो कि हम लोगों को ड्रॉ करना। पूरी क्लास में अगर किसी को अभी भी कोई डाउट है, छोटी सी बात में दिक्कत है तो पूछो। ठीक है, एक मिनट, क्लियर है। हाँ, हर बार 5 का डिफरेंस आ रहा है। वो प्रथम हमको डी तो हर बार फाइंड करना ही पड़ेगा ना कंडीशन के अकॉर्डिंग, इसलिए हम लोगों को चेक तो करना ही पड़ेगा, है ना, चेक तो करना ही पड़ेगा। और भी अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पहले क्लियर कर लो। देखो कोई भी डाउट हो, ऐसी कोई टेंशन है, छोटा सा भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लो कि हमको ये डाउट। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है आगे चलो। अभी ऐसा नहीं मैं एक एग्जांपल लेके आपको ओवर कर रहा हूँ, मैं एक दो एग्जांपल और लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए चीजें। ये नोट कर लो फटाफट। तो मैं इसकी जगह पे एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ जिसमें कुछ दूसरी कंडीशन लगे, जिसमें दूसरी कंडीशन लगे वो मैं लेता हूँ।
आगे समझो, नहीं है कोई दिक्कत? हाँ, ब्रेसन-हेम्स तो बहुत इजी है DD-एल्गो से, ये तो पहले मैंने आपको बताया था। अब एक नया एग्जांपल नोट कर लिया हो आप सब। एग्जांपल 2 समझते हैं। मान लीजिए आपको कोऑर्डिनेट दे दिए 3,5 और कोई कोऑर्डिनेट दे दिया मान लो 7,10, ये दे दिया, और वही ब्रेसन-हेम्स एल्गोरिदम से इसको सॉल्व करना है। तो ब्रेसन-हेम्स एल्गोरिदम से सॉल्व करने के लिए आप समझेंगे कि x1 की वैल्यू 3 है, y1 की वैल्यू 5 है, x2 की वैल्यू 7 है, y2 की वैल्यू 10 है। इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। फिर आपको पता है dy की वैल्यू जो आती है वो y2 माइनस y1 आती है, और dx की वैल्यू तो, और dx जो है वो dx क्या है, x2 माइनस x1, तो ये कितना हो गया 4 हो गया। तो dy की वैल्यू आ गई अपने पास y2 माइनस y1, और dx की वैल्यू आ गई x2 माइनस x1, तो dy और dx दोनों आ गए। ठीक है, तो हमने ये एक एग्जांपल लिया है जिसमें x1 y1 x2 y2 में दिया है और dy dx हम लोगों ने निकाला है। अब हम लोग बात कर रहे हैं आगे कि और क्या क्या फाइंड करना। तो सबसे पहले मुझे ds फाइंड करना, और ds का फॉर्मूला 2dy होता है। तो 2 और dy की वैल्यू 5, दैट मीन 10 हो गया ds की। dt आता है 2 ब्रैकेट में dy माइनस, तो ये 2 और dy की वैल्यू 5 माइनस 4 मतलब 2 आता है, और d जो आता है वो फॉर्मूला है 2dy माइनस, दैट मीन 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 4, तो 10 माइनस 4 कितना हो गया 6। अब मुझे वापस सॉल्व करना, ठीक है। ये अपन इधर सॉल्व करते हैं। हमारे पास 3,5 से स्टार्ट करना है। मैंने देखा कि d की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है तो x में भी इंक्रीमेंट होगा, y में भी इंक्रीमेंट होगा, और जो नया d बनता है वो d को लिखते हैं d प्लस का dt। तो d आपके पास 6 और dt की वैल्यू 2, तो 6 और 2 हो गया 8, वापस 0 से बड़ा है तो क्या करेंगे, वापस से हम लोग क्या कर देंगे 5 और 7 हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। नया d जो आएगा वो d प्लस dt 10, मतलब वापस 0 से बड़ा है तो 6 और 8 हो जाएगा, और इसी तरीके से ये आगे बढ़ता चलेगा। लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है इधर समझो। जैसे ही मेरा d जो है बढ़ा जा रहा है, ग्रेटर देन होगा मतलब, तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 को हमने इंक्रीमेंट करते चले गए, आगे चलते चले, तो 3 में 4 का इंक्रीमेंट हुआ, देन 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 आ गया। ऐसे ही 5 के बाद 6 हुआ, 6 के बाद 7 हुआ, 7 के बाद 8 हुआ, 8 के बाद 9 हुआ। तो अब मेरे को क्या कंडीशन देखने को मिल रही है कि जैसे ही d जो है वो 8 प्लस 2 10 हो रहा है, फिर 10 प्लस 2 12 होगा, 12 प्लस 2 14 होगा, मतलब हमेशा अभी तो d ग्रेटर देन 0 आ रहा है, और ग्रेटर देन 0 के केस में x भी इंक्रीमेंट होता है और y भी इंक्रीमेंट होता है। तो आप यहाँ पे आगे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे आने के बाद 7,9 कोऑर्डिनेट मुझे मिल गया, जबकि मिलना क्या चाहिए था 7,10। तो 7,10 ना मिलके क्या मिला 7,9। तो कभी कभी ऐसी छोटी मोटी सिचुएशंस आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसीलिए जो हम फॉर लूप में कंडीशन लगा रहे हैं वो कंडीशन हम लोग लगाते हैं x लेस देन इक्वल टू x2, क्योंकि
ब्रेसेनहेम्स एल्गो में, ब्रेसेनहेम्स लाइन एल्गो में आप देखेंगे कि d ग्रेटर देन 0 हो तो x में भी इंक्रीमेंट और y में भी इंक्रीमेंट होता है, और d लेस देन 0 हो तो भी x में इंक्रीमेंट होता है। मतलब दोनों ही केसेस में x तो इंक्रीमेंट होगा ही होगा, चाहे कुछ भी होगा। तो इसीलिए कंडीशन ब्रेसेनहेम्स एल्गो में किसके रिस्पेक्ट में लगाई गई है? x के रिस्पेक्ट। जबकि DDA लाइन एल्गो में कंडीशन में क्या था, आप चाहे x के रिस्पेक्ट में लगाओ चाहे y के रिस्पेक्ट में लगाओ, कंडीशन दोनों सेम चलेगी। यहाँ पे हम लोगों ने x के रिस्पेक्ट में लगाई है, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि y और x इंक्रीमेंट होते हैं साथ में। तो कभी कभी कोई केस ऐसा आ जाता है एक्सेप्शन, जिसमें या तो y पूरा नहीं हो पाता, x पहले हो जाता है, या फिर y पहले हो जाता है, x नहीं हो पाता। तो एक पिक्सल का, सिर्फ एक पिक्सल का आगे पीछे रहता है, उससे इतना इफेक्ट पड़ता नहीं है, हम लोगों को विजिबल भी नहीं होते चीज़ें। तो वो एक कभी कभी आपको देखने को मिलता है। तो बाय लक ये एक एक्सेप्शन वो आ गई है आपके पास। तो ये एक एक्सेप्शन क्वेश्चन होते हैं। तो ये आप कह सकते हो कि ब्रेसेनहेम्स एल्गो का ड्रॉबैक भी आप बता सकते हो, ठीक है। तो इस ये एक रीज़न है कि भाई ऐसे कुछ रीज़न है कि ब्रेसेनहेम्स में भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, जिस वजह से डीडी को बंद नहीं किया गया, डीडी को भी यूज़ करा, ठीक। और डीडी के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, उनकी वजह से ब्रेसेनहेम्स चल रही है। तो ये कुछ एक कंडीशन है। तो आप ले लीजिए कि ये तो आपके बायलक एक क्वेश्चन ऐसा ही आ गया जो बहुत अच्छा है, मतलब आप लोग के लिए भी सही है, आपको आइडिया पता पड़ गया यहाँ पे। तो ये ब्रेसेनहेम्स का क्या हो जाएगा, एक ड्रॉबैक भी होगा। इसको नोट कर लीजिए फटाफट, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो हम आगे एक आने देखिए दूसरे क्वेश्चन में। क्लियर है? पूछ लो और कोई डाउट होगा। 2 3 2 10 को निकालना, अगर x सेम हो तो देखो, अगर x सेम हो तो आपके कैसे वर्क कर रही है, अगर इसको हम देखेंगे तो वर्टिकल लाइन आपके पास बननी चाहिए। हाँ, तो लव कुमार वैष्णव, अगर ऐसा होता तो हम आगे भी और इन टाइप के क्वेश्चंस को देख रहे हैं, आप टेंशन मतलब अभी ब्रेसेनहेम्स एल्गो को लिखेंगे और आप जो प्रोग्राम बनाएंगे उस प्रोग्राम में सारे डाउट आपके सॉल्व कर दूंगा मैं, मतलब उस प्रोग्राम में हम चला के देखेंगे, यहाँ पे सारे कोऑर्डिनेट निकाल के बताऊं। इट्स बेटर देन कि आपको प्रोग्राम में सारी ये जो आपके डाउट्स हैं वो सारे कोऑर्डिनेट्स वहाँ पर रख के मैं बता ही दूंगा अभी, है ना, ताकि ईजी हो जाएगा। तो अभी बस मैं इसके बाद एक प्रोग्राम लिखा रहा हूँ। तो जैसे हरीश सौरभ ने जो कोऑर्डिनेट लिखे हैं वो, और लव कुमार वैष्णव आपने जो कोऑर्डिनेट बताया है वो, इन दोनों को अपन प्रोग्राम में रन करके देख लेंगे। तो आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा कि भाई वो लाइन बन भी रही है नहीं बन रही। क्योंकि जैसे हरीश स्वरूप ने जो क्वेश्चन दिया उसके अकॉर्डिंग वर्टिकल लाइन बननी चाहिए, तो वो बनेगी या नहीं बनेगी तो वो भी आपको आइडिया हो जाएगा, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, ठीक है। नहीं ध्यान बनेगी, अभी देखो अपन वही करते हैं, पहले एक बार मैं आपको प्रोग्राम लिखवा दूँ ताकि आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा, आपको आइडिया लग जाएगा, डोंट वरी। मैं आपको एक एल्गो लिखा देता हूँ पहले। तो पहले उससे पहले बताओ ये वाली बात आपके माइंड में क्लियर है? तो अपन प्रोग्राम को लिख लेते हैं। अभी देखो लव कुमार, लव इसके हिसाब से तो यही ड्रॉ होगी, लेकिन अभी अपन जब कंडीशंस को लगाएंगे और आगे प्रोग्राम में तो आपको इसका आइडिया लग जाएगा कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो मैं आपको प्रोग्राम बना के बताता हूँ पूरा, ताकि आपके माइंड में क्लियर होगी चीजें। कर दो, अगर 7 9 पे भी लीव कर दोगे तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक पिक्सल का फर्क है। लेकिन जैसे कुछ स्टूडेंट का डाउट है कि अगर 7,10 की जगह 7,20 होता है तो हम क्या करते हैं, तो उस केस में अभी क्या होगा वो आगे मैं आपको बताता हूँ। देखो क्योंकि उस केस में आपका डी जो आएगा, देखो समझो, आप ऐसे जज मत करो। अगर मान लो यहाँ पे 7,10 की जगह 7,20 होता, एक एग्जाम्पल मान लो, तो 7,20 में dy क्या आता है, 20 - 5 15 आता है,
और डी एक्स क्या आता, 7 माइनस 3 4 आता। तो उस केस में डी भी अलग आता, डी वाई भी सॉरी डी एस भी अलग आता और डी टी भी अलग आता। ये तीनों वैल्यूज भी तो अलग आती है। तो जरूरी थोड़ी ना ये प्रोग्राम यही जैसे इसमें यहाँ रुका है वैसे हर केस में यहाँ रुक जाएगा, वैल्यूज भी तो अलग अलग आएगी ना, तो वो भी मैटर करता है। अब जैसे मान लो एक डाउट किसका है, मैं यही तो बता रहा हूँ, प्रोग्राम अभी बनाऊंगा तो आपको इजीली हो जाएगा। हरिस्वरूप, अब हरिस्वरूप का एक डाउट है कि 2,3 और 2,10 अगर लें तो आपके अकॉर्डिंग इसमें लाइन नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, देखो समझो, हॉरिजॉन्टल नहीं बने, वर्टिकल तो लाइन बनेगी ना, ऐसी लाइन बनेगी इसमें सीधी, क्यों नहीं बनेगी। भाई आप dx निकालोगे तो 2 माइनस 2 dx 0 हो जाएगा, लेकिन dy तो बेटा 10 माइनस 3 7 आएगा ना। ऐसे डी भी कुछ अलग आएगा, डीएस भी कुछ अलग आएगा और डी भी कुछ अलग आएगा। तो जरूरी थोड़ी ना है जो इस केस में हुआ तो इसके हिसाब से अगर y ज्यादा आ रहा है तो बाकी में y की वैल्यू अगर अलग आएगी तो ये लाइन ही ड्रॉ नहीं करेगा, ऐसा थोड़ी ना होगा। वो चीजें भी तो अलग करेगा ना, डी भी चेंज होगा, डीएस भी चेंज होगा, डी भी चेंज हो जाएगा। यस, बताओ लोग कुमार। हाँ सर, अगर ये कंडीशन होती है 2,3 वाली तो उसमें फिर लूप के अंदर एंटर नहीं करेगा प्रोग्राम? नहीं करेगा ना, क्यों नहीं करेगा, हम कंडीशंस भी तो उसी अकॉर्डिंग लगाएंगे ना। एक बार ही करेगा फिर? अगर देखो अब मेरी बात सुनो, अभी अपन कंडीशन भी उसी अकॉर्डिंग लगाएंगे, जरूरी नहीं है कि अपन हमेशा इसके अकॉर्डिंग लगा के छोड़ देंगे जो ये वाला कंडीशन है एक्स के अकॉर्डिंग। अभी देखो मैं पूरा प्रोग्राम बना रहा हूँ, फिर आप समझो आगे की चीज को। जनरली तो अभी मैंने आपको बताया कि एस और डीडीए में प्रॉब्लम्स ही है कुछ, तो वो क्यों है। अभी आपका जो डाउट है कि भाई ये प्रोग्राम एंटर नहीं करेगा, इसमें अपन उसको भी रिजॉल्व करेंगे, आप टेंशन मत लो। हाँ, इक्वल है तो एक बार तो करेगा, लेकिन फिर वो इंक्रीमेंट होते हैं तो फिर वो लेस देन हाँ तो रहेगा। वो आपकी बात सही है बिल्कुल। सही है ना सर? तो अभी एक मिनट रुको, मैं आपको एक पहले स्क्रीन पूरी शेयर करता हूँ। ओके सर। एक बार के लिए हम पहले बनाते हैं ताकि आप लोगों के डाउट्स थोड़े से क्लियर हो। bresenhams.cp hash include iostream.h hash include monio.h hash include graphics.h void main int t is equivalent to 0 gm clr scr init graph address of gt address of gm c drive में turbo c होगा। अब देखो, अब आपके मन में कुछ डाउट्स होंगे, उन डाउट को अपन क्लियर करेंगे। प्रोग्राम बनाने के लिए वेरिएबल डिक्लेयर करें, तब वो होता है फ्लोट में x1 x2 y1 और y2, ये 4 वेरिएबल मैंने ले लिए। फिर सी आउट कोऑर्डिनेट ऑफ लाइन x1 कॉमा y1, ये अपन ने यूजर से इनपुट ले लिया। इनपुट आ जाएगा सी इन में x1 और y1, फिर सी आउट हैंडल द एंडिंग कोऑर्डिनेट ऑफ लाइन, बोले तो x2 कॉमा y2, ये हो गया राइट। सी इन x2 और y2, तो अभी इनपुट आ गया मेरे पास। अब ब्रेसेनहैम्स है तो ब्रेस लाइन करके मैंने एक फंक्शन बना लिया,
उसे पास कर दिया x1, y1, x2, y2। हिडन डेटा टाइप कुछ भी नहीं रखा void, तो यहाँ आ जाओ void प्रेस लाइन और ये फंक्शन बन जाएगा, ठीक। और इस फंक्शन में फ्लोट x1, फ्लोट y1, फ्लोट x2, फ्लोट y2। हमारी बात समझो, ये हो गया। अब यहाँ पे मैंने फ्लोट x, y डिक्लेयर कर दिया, में वैल्यू जाएगी, और x को इनिशियलाइज कर दिया x1 से और y को इनिशियलाइज कर दिया y1 से, ठीक। फिर जो आप लोगों के डाउट हैं वो इस फॉर लूप को लेके, तो उसके लिए पहले मैंने dy फाइंड किया, वो है y2 माइनस y1। फिर dx मैंने फाइंड किया, वो है x2 माइनस x1। इसी तरीके से हम यहाँ पे dt निकालेंगे और ds निकालेंगे। तो ds जो होता है वो 2 मल्टीप्लाई बाय dy है, आपको पता है। dt जो होता है 2 मल्टीप्लाई इरा ब्रैकेट dy माइनस dx, ये होगा। और d जो आएगा वो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई dy माइनस dx। ये होता है, आपको पता है बहुत अच्छे से। अब देखो ध्यान से, हम कंडीशन लगाएंगे, ठीक, और लूप चलाते चले जाएंगे। मेरे को ये देखना है लूप में, अब जब लूप चला रहा हूँ तो जैसे हरी स्वरूप, लव कुमार वैष्णव, बच्चों बाकी बच्चे जिनका ये डाउट है कि सर अगर x और y दोनों इक्वल आ जाए, मतलब x की दोनों वैल्यूज इक्वल आ जाए तो लाइन कैसे प्रूव? तो मैंने आपको क्या बताया, प्रोग्राम बनाते टाइम जो भी ध्यान रखना है वो किसको ध्यान रखना है, अपने को ध्यान रखना है। अपने को ये नहीं देखना कि यूजर क्या देगा, यूजर कुछ भी दे सकता है, यूजर ना समझ आए। तो अपन क्या करेंगे, एक इफ कंडीशन लगाएंगे, और इफ कंडीशन में चेक करेंगे जो भी करेंगे क्या x इक्वल है x2 के। अगर हाँ तो मैं क्या करूंगा, अगर x और x2 दोनों इक्वल है तो मैं यहाँ पे कंडीशन किसकी लगाऊंगा, फॉर में। और मुझे फॉर लगाने की जरूरत नहीं, मेरा वाइल में काम चल जाएगा, तो मैं फॉर क्यों लगाऊंगा। तो वाइल लूप चला दूंगा मैंने, ये लीजिए। और वाइल में क्या लगा दूंगा कि जब तक y लेस देन इक्वल टू किसके, y2 के, तब तक ये लूप चलता चला जाए और मेरा काम हो जाए। और अब मैं यहाँ चेक कर लूँ कि इफ d इज लेस देन 0 देन क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए अगर d लेस देन 0 हो तो, पता है आप सभी को। अगर d लेस देन 0 है तो आपके x में तो इंक्रीमेंट होगा, अगर d लेस देन 0 है तो x में तो इंक्रीमेंट होगा और y में कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या करोगे, d तो प्लस प्लस, सॉरी x तो प्लस प्लस कर दोगे और d को क्या लिखोगे, d प्लस इक्वलेंट टू ds। ऐसे ही, वरना एल्स में जाए, और एल्स में जाके क्या आएगा, एल्स में जाके क्या आएगा, x प्लस प्लस y प्लस प्लस और d प्लस इज इक्वल टू dt, ये बन गया। अब आपका डाउट था कि भाई अगर मान लो x और ये दोनों इक्वल आ जाए तो, और अगर इक्वल नहीं हो तो, इक्वल नहीं हो तो आपका वाला लूप चल जाए जो आप चाह रहे हो। फिर आप कहोगे कि सर मान लो x की वैल्यू 2,3 मतलब पहला कोऑर्डिनेट और दूसरा कोऑर्डिनेट, मतलब ऐसा कोऑर्डिनेट अगर मैं दे दूं आपके कहे अनुसार, अगर बोलो कि सर एक कोऑर्डिनेट ऐसा दे दो और एक काम करो दूसरा कोऑर्डिनेट जो है वो 3,10 दे दो, बोले अब ड्रॉ करके बताओ क्या ड्रॉ होगा, अब ड्रॉ करके बताओ क्या हो, यही बात है ना, बोले अब ड्रॉ करके बताओ क्या। तो इसके लिए आप एक चीज और चेक कर सकते हैं, इस चीज के लिए एक चीज और चेक कर सकते हैं,
वो ये कि dy और dx में से जिसकी भी वैल्यू बड़ी हो कंडीशन उसी के अकॉर्डिंग चले। अगर मान लो dy बड़ा है तो इसका मतलब y1 और y2 के बीच का गैप बड़ा है तो कंडीशन y वाली चलनी चाहिए। और मान लो dx बड़ा है तो इसका मतलब x2 और x1 के बीच का गैप बड़ा है तो इसलिए तो उस केस में कंडीशन क्या चलेगी, x के लिए चल जाएगी। तो यहाँ पे आप इसकी जगह ये कंडीशन भी लगा सकते हो कि dy अगर बड़ा है dx से तो ये लूप चले, वरना एल्स में जाके सारी कोडिंग सेम हो जाए, सिर्फ वाइल के लिए क्या चल जाए, x लेस देन इक्वल टू x2, बस ये वाला कॉन्सेप्ट लगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये डिपेंड हम पे करता है कि हम जो है एज ए डेवलपर, एज ए कोडर, हम लोग हर बात का ध्यान रख रहे हैं कि यूजर कुछ भी दे सकता है, ये मुझे समझना चाहिए कि ये यूजर नहीं समझेगा, ये मैं समझूंगा एज अ डेवलपर कि यूजर कुछ भी दे सकता है। तो मैं इन सारी बात का ध्यान रखूंगा, मैं इन सारी बातों का ध्यान रखूंगा कि जो यूजर दे रहा है उसके अकॉर्डिंग ये प्रोग्राम सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, ये बात हमें ध्यान है। अब ये मेरा प्रोग्राम हुआ है अभी के लिए, तो अच्छा dy बाई डी एक्स हम लोगों ने डिक्लेयर नहीं किया क्या, अभी तो डिक्लेयर भी करो। फ्लोट में dy dx ds dt और d, फिर उसके बाद यहाँ पे फंक्शन भी लगाओ पुट पिक्सल और x y जिसमें भी आप देना चाहते हो, मान लो रेड। और वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो इधर कहीं भी मत लगाओ, पुट पिक्सल इधर लगाने की जरूरत ही नहीं है, इसमें एंटर होते ही ड्रॉ कर दो, बस यहाँ पे एक जगह लिखो पुट पिक्सल y रेड, तो ये अपने आप ड्रॉ होता चला जाएगा, एक बार बहुत है लिखा, कोई दिक्कत नहीं, ये प्रोग्राम चल गया। पहला पॉइंट मैंने दिया 100 200, दूसरा पॉइंट हमने दे दिया 300 और 400। एक लाइन ड्रॉ होती है, एक लाइन ड्रॉ होती है, बस ऐसे ही दूसरे पिक्सल दे दोगे 100 और 5 वाई तो बहुत ज़्यादा, 100 200 से स्टार्ट किया। और x में आपने कहा था गैप कम रख लेते हैं, या जैसे उसमें 5 का गैप था ना, तो उसमें भी 50-100 पिक्सल का गैप रख लेते हैं दोनों में। तो x की वैल्यू तो हम लोग रख लेते हैं 200 और y की वैल्यू रख लेते हैं 400, मतलब x का गैप तो 100 है और y का गैप जो है वो 200 का है, 9। तो आउटपुट में इजीली अंडरस्टूड होगा कि भाई क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पता पड़ेगा जब आप इसको देखें। अच्छा, किसी के मन में और भी कोई डाउट रह गया तो मैं एक तरीका और बताता हूँ, ये ऐसा और ये मान लो 300, तो लाइन कैसे ड्रॉ हो रही है। अब जबकि होना क्या चाहिए, वर्टिकल लाइन ड्रॉ होनी चाहिए, होनी क्या चाहिए, वर्टिकल ड्रॉ होनी चाहिए, लेकिन ये वर्टिकल ड्रॉ नहीं हो रही है, कैसे ड्रॉ हो रही है, स्लांट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो भी वो सारी कंडीशन नहीं लगाई गई है जिससे कि ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ हो रही है। और मैंने आपको बताया है कि जो ब्रेसेनहेम्स लाइन एल्गो है वो 45 डिग्री से कम वाले एंगल पर ड्रॉ करने के लिए इसको ज़्यादा अच्छे से यूज किया जाता है। ये वहाँ पे बहुत अच्छा वर्क करती है जब 45 डिग्री से कम एंगल हो, मतलब 0 से लेकर 45 डिग्री तक के एंगल के बीच में अगर कोई लाइन ड्रॉ करनी हो तो वो कौन सी लाइन होती है, उसके लिए एल्गो ब्रेसेनहेम्स द बेस्ट होती है, ठीक है। और बाकी के लिए आपकी ये वाली लाइन। अभी इसमें अगर किसी को डाउट है तो आप क्लियर करें, ये आपको कोई डाउट नहीं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ब्रेसेनहेम्स लाइन एल्गोरिथम, ये इसका ड्रॉबैक भी है और ये इसका मतलब एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी। बाकी की बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में और इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है।